नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। सांख्यिकी की अब तक की क्लास में हमने प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब देखिए, अपने पास क्या है, आंकड़े प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन इन प्राप्त आंकड़ों का अपन करेंगे क्या। आप एक छोटी सी बात जानते हैं कि एक जो पेड़ होता है उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे इसकी जड़ हो जाती है, तना हो जाता है, टहनी हो जाती है, फिर इसकी पत्तियां, पत्तियों के बाद में इसके अपन पुष्प, फल आदि के रूप में अपन इसको वर्गीकृत करते हैं। तो एक पेड़ को हमने जड़, तना, टहनी, पुष्प, फल आदि के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं, लेकिन नाम क्या है, केवल एक पेड़। तो इसी तरीके से नाम तो केवल एक आंकड़ा है। इन आंकड़ों को अब अपन देखेंगे आगे किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो इसके वर्गीकरण की यहां पर अपन चार मेथड देखेंगे, चार विधियां देखेंगे। उससे पहले देखो हम डिस्कस करते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण है क्या। वैसे जो पेड़ का उदाहरण दिया है उससे आप समझ चुके हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़े जिस प्रकार तथा जिस रूप से प्राप्त हो उसी क्रम में संकलित किए जाए तो इन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, यानी कि इनको कच्चे आंकड़े कहते हैं। तो सबसे पहली बात, तो आंकड़ों के वर्गीकरण में कच्चे आंकड़े की बात प्राप्त होती है। जैसे भी आंकड़े प्राप्त किए हैं वैसे के वैसे ही अगर हमें मिलते हैं तो वो कच्चे आंकड़े हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेंट्स है, सूचक है, वो विद्यालय में जाकर विद्यालय के विद्यार्थियों के परिवार की आय और उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करता है, तो वो अपना एक कच्चा आंकड़ा हो जाता है। अब यहाँ एक अन्य उदाहरण के रूप में देखते हैं अपन। जैसे 9वीं कक्षा में 20 विद्यार्थी गणित विषय में 10 में से निम्न प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर अंक लिखे गए हैं 20 विद्यार्थियों के। अब संकलित आंकड़ों को सही रूप में समझने, अध्ययन करने, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उनको विभिन्न शीर्षकों के अनुसार विभाजित करना आवश्यक होता है। जैसे हम यहाँ पर ये जानना चाहिए कि फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 50% से ऊपर वाले विद्यार्थी कितने हैं, 60% से ऊपर वाले विद्यार्थी कितने हैं, 80% से ऊपर वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो इस तरीके से ये हमने क्या है, कैटेगरी निर्धारित कर दिए, ये शीर्षक बना दिए अपन ने। और अब इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों में से हम इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग कर देते हैं कि इतने फेल होने वाले, इतने पास होने वाले, इतने 50% से ऊपर, इतने 60% से ऊपर। तो ये इस प्रकार से हमने क्या, इसका वर्गीकरण कर दिया है। जिस प्रकार से एक पेड़ में वर्गीकरण होता है उसी प्रकार से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको हमने वर्गीकृत कर दिया। इस प्रकार विभाजित आंकड़ों को तुलनात्मक सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को ही वर्गीकरण एवं सारणीयन कहते हैं। तो देखिए, इन 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की तुलनात्मक स्टडी यहां पर अपने को एक प्राप्त हो जाती है। तो ये ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और जब इसको हम एक सारणी के रूप में दर्शा देते हैं, जैसे इधर अपन विद्यार्थियों की संख्या ले ले और इधर बता दे 1 अंक वाले इतने हैं, 2 अंक वाले इतने हैं, 3 अंक वाले इतने विद्यार्थी है, यानी कि ये 0 अंक वाले विद्यार्थी 1 है। और इधर से अपन लिख दे जैसे 50 अंक वाले या 50% वाले, इधर 60% वाले। तो टेबल को देकर अपन इस तरीके से बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों के 0 अंक आए, कितने विद्यार्थियों के 3, 4 आदि अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये सारणी के रूप में आ जाता है। अब मेन बात अपनी वर्गीकरण की है। तो वर्गीकरण वास्तव में देखो हम इस प्रकार से 4 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 है भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, यानी कि स्थान के आधार पर किसी विशेष स्थान का नाम अपन लेकर चलेंगे। समय यानी कि टाइम के अनुसार, गुणात्मक आधार पर और संख्यात्मक आधार पर, यानी कि कोई भी जो कच्चे आंकड़े अपन प्राप्त कर रहे हैं उनको गुणों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे और एक संख्या के आधार पर। तो देखो इनको कहां कहां किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, इसको डिटेल वाइज 1 बाय 1 अपन लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला है अपना भौगोलिक आधार पर, जियोग्राफिकल बेसिस, यानी कि किसी स्थान का नाम आएगा। इसके अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण स्थानीय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। जैसे विभिन्न राज्यों के खाद्य पदार्थों के उत्पादन को हम निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। 1 से 5 तक के राज्य लिए, जैसे राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इनमें खाद्य पदार्थों का उत्पादन हुआ टन में, तो वो हमने यहाँ उत्पादन यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए ये अलग 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 राज्य हैं और इनकी भौगोलिक स्थिति भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमने इनको भौगोलिक आधार पर
लिख दिया। और प्रत्येक राज्य का देखो उत्पादन भी अलग अलग है, तो किस राज्य में कितना उत्पादन टन में हुआ है वो यहां इस सारणी में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम भौगोलिक आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। अब इसके अलावा देखिए जो दूसरा बिंदु है समयानुसार, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन। यदि आंकड़ों को घंटे, दिन, सप्ताह, माह या वर्ष के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। जिसे विभिन्न वर्षों में भारत की जनसंख्या को निर्धारण करने के लिए नीचे सारणी में दर्शाया गया है। तो हमने 5 वर्ष यहां पर लिखे हैं, 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991। इस वर्ष में भारत की जो जनसंख्या है करोड़ों में, वो इसके सामने लिखी हुई है। तो ये क्या है, एक निश्चित वर्ष में, जैसे 1951 में भारत की जनसंख्या जो है 46.1 करोड़ थी, ये इसमें हमने समय के अनुसार लिख लिया। ये इतनी जनसंख्या किस वर्ष में थी, 1951 के वर्ष में। तो ये वर्ष के रूप में क्या है, हमने वर्गीकृत कर दिया है। अब अलग अलग वर्षों में क्या है, जनसंख्या अलग अलग होना स्वाभाविक है, इसलिए ये समय के अनुसार वर्गीकरण हो जाता है। बात करते हैं तीसरे बिंदु की, गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण की, क्वालिटेटिव बेसिस। जब आंकड़ों को वर्णनात्मक विशेषताओं, देखिए दूसरा नाम है इसका ये, वर्णनात्मक विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, गुणों के आधार पर, देखिएगा गुणों के आधार पर, तो ऐसे वर्गीकरण को वर्णनात्मक या गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। क्योंकि वर्णनात्मक तत्वों का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता है, प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप जैसे आप खड़े हो गए और आपने नाप लिया या माप कर लिया कि ये इतना मीटर या इतना किलोग्राम है, तो ऐसा माप इसका नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष माप किस विधि में नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आपके लिए। बल्कि उन्हें उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संख्या में गिना जा सकता है। हम संख्या में गिन तो सकते हैं, काउंटेबल है, लेकिन वो मिजरेबल नहीं है। जिससे बुद्धिमत्ता, जैसे बुद्धिमत्ता की बात आ जाती है, साक्षरता की बात आ जाती है, ईमानदारी की बात आ जाती है, आदि ऐसे नाम है जिसे हमने नीचे सारणी में लिंग और रोजगार के आधार पर वर्गीकरण करके दर्शाया है। तो रोजगार की स्थिति जैसे अपन ले लेते हैं, तो इधर नीचे की तरफ तो है रोजगार की स्थिति और इधर हमने लिया है लिंग, तो पुरुष और महिलाएं हैं। अब रोजगार की स्थिति क्या है, एक तो रोजगार है और एक बेरोजगार है, एक तो रोजगार है एक बेरोजगार है। तो पुरुष कितने रोजगार, 16.2, महिलाएं कितनी रोजगार, 13.7। इसी तरीके से पुरुष कितने बेरोजगार, 26.4। इसी तरीके से महिलाएं कितनी बेरोजगार, 24.8। तो कुल इनका जो आंकड़ा है वो 42.6। तो पुरुष रोजगार और बेरोजगार है और 38.5 महिलाएं रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हो जाती है। तो ये क्या है, देखो रोजगार और बेरोजगार एक गुण हो जाता है व्यक्ति का कि उसके पास काम है, उसके पास काम नहीं है, और वो कितने लोगों के पास है, कितनी महिलाओं के पास है, कितने के पास नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इनके गुण के आधार पर यहां पर वर्गीकृत करके बता दिया है। अब बात करते हैं अपन चौथे गुण की, संख्यात्मक आधार पर, क्वांटिटेटिव बेसिस। यदि तथ्य ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो जो गुणात्मक आधार था उसमें तो देखो माप नहीं था, गुणात्मक आधार था उसमें अपन माप नहीं सकते हैं, केवल गिन सकते हैं। लेकिन संख्यात्मक आधार में अपन माप सकते हैं, जो भी गुण होगा उसका, जो भी क्वांटिटी होगी उसको अपन माप सकते हैं। जैसे प्राप्तांक आप पता कर सकते हो, ऊंचाई माप सकते हो, भार, आयु, आय आदि। ऐसे तथ्यों को हम चर मूल्य कहते हैं, ऐसे तथ्यों को हम चर मूल्य कहते हैं। आगे जब हम सारणी यानी कि आलेख बनाना सीखेंगे तब देखेंगे कि इस प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको हम, जो सारणी के x और y निर्देशांक होते हैं उसको x अक्ष के अनुदिश अपन दर्शाते हैं। ये चर होते हैं, चर का मतलब इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, इनका मान बदलता रहता है। जिसे आय व्यक्ति की बदलती रहती है, किसी महीने में कम, किसी महीने में ज्यादा। तो
ऐसे तत्वों को वर्गों में रखा जाता है। तो हमने देखा इन तत्वों को अपन क्या है, वर्गों में रखते हैं। अब वर्गों में रखने का देखो क्या लॉजिक है, इसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर प्राप्तांक है और वो है 10 से लेकर 20, फिर है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 अंक। और इधर नीचे लिखिए विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। तो ये एक क्या है, इसको हम वर्ग कहते हैं। आगे की क्लास में हम इस पर डिटेल से अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। और ये जैसे 20 से 30 लिखा है, यानी कि 20 से लेकर 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9। 30 से 40 अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों की संख्या 15। 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6। अब आप देखकर कंफ्यूज ना हुए कि यहां पर भी 30 है और इस कॉलम में भी क्या है, 30 लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब इस प्रकार से कोई वर्ग बना हुआ है तो 30 अंक आने पर उसको किस वर्ग में लिखा जाता है। तो इसमें हमने देखा संख्यात्मक आधार पर वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं वो एक वर्ग के रूप में कर रहे हैं। और इसके ऊपर के जो सारणी हमने देखी थी उसमें क्या है, एक वर्ग नहीं बना हुआ है, यानी कि जैसे 1951 से लेके 1961 इसने नहीं लिखा है, केवल एक ही वर्ष लिखा है। तो सांख्यिकी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सारणी बनती है वह भी दो प्रकार से अपने पास बन रही है। एक तो केवल एक संख्या के रूप में एक अंक लिखा हुआ है, ठीक है, और एक एक वर्ग के रूप में, जैसे ये वर्ग के रूप में, और ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है और ये वर्ग है। तो अगले वीडियो में अपनी जो क्लास पर चर्चा होगी वो इसी चीज पर होगी कि वर्ग क्या होता है, वर्ग नहीं है तो वो क्या होता है, और इनको किस प्रकार से हम हल करते हैं और ये किस किस आलेख में प्रयुक्त होते हैं। तब तक बने रहिए, अभ्यास करते रहिए। एक बार पुनः देख लीजिएगा, आंकड़ों का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से किया जाता है, भौगोलिक आधार पर, समयानुसार, गुणात्मक आधार पर और संख्यात्मक आधार पर। धन्यवाद।